और इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स के उस स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने एमका इंजन और इसकी रिक्वायरमेंट को लेकर दिया है। और एचएएल ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि क्यों उन्हें एक ऐसा इंजन चाहिए जो मिनिमम 110 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मिसकंसेप्शन थे जिनसे इस समय पीछा छुड़वा दिया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल ने एमका पर बात करते हुए ये कहा कि एमका को अगर आप एक नॉर्मल फाइटर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि एमका में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको नेक्स्ट जनरेशन की देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है ये खुद ही एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया जा रहा है। अब इसकी यूनिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए और इंडिया की ऑपरेशनल इन्वायरमेंट को देखते हुए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हो और हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में वो पावर ड्रॉप ना करे, जो कि आमतौर पर हम वेस्टर्न इंजन खासकर तेजस के F404 में देखते हैं कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में तकरीबन 10% का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो हमें देखने को मिलता है। और ये चीज़ें ना हो इसलिए एमका के लिए हम दो ऐसे इंजन को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि 110 न्यूटन थ्रस्ट क्लास के होंगे और इससे एमका की जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहेगी। एमका की परफॉर्मेंस काफ़ी सुपीरियर होने वाली है और सबसे खास बात एज अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें आपको सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें पावरफुल इंजन की रिक्वायरमेंट भी होने वाली है। एमका का जो ये फीचर होगा ये इसे एक सुपरसोनिक स्पीड को सस्टेन करने में मदद करेगा और एमका के पायलट को जो आफ्टर बर्नर्स हैं ये एंगेज नहीं करने पड़ेंगे। इससे एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी और लंबे समय तक ये सुपरसोनिक फ्लाइट को सस्टेन करके रख सकेगा। और ऐसे में हमें पावरफुल इंजन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इसकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और इसीलिए हम इस समय ऐसे इंजन की तलाश में हैं जो हमारी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा एमका में जो रेडार हैं और एवियोनिक सिस्टम है इनको पावर करने के लिए भी हमें सफिशिएंट पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें एक एडवांस और पावरफुल इंजन से ही मिल सकती है। हालांकि एक चीज़ और भी है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि अधिकतर जो ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर हैं वो ऐसे इंजन को डिज़ाइन नहीं करते जो कि स्पेसिफिकली एमका के जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है उसको पूरा कर सके। और ऐसे में ज़रूरत ये है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ की संगत संस्था है वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और एमका के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नया इंजन है ये विकसित किया जाए। और इसके लिए जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म किया जाएगा, जिससे कि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जो कि काफ़ी रिलायबल भी हो। एक क्रिटिकल एस्पेक्ट और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो इंजन परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देती है, क्योंकि जो भारत में टेम्परेचर है अब तो आप सब देख ही रहे हैं कि 50 डिग्री को पार कर जा रहा है। और 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को पार करने के बाद जाहिर सी बात है फाइटर जेट को ऑपरेट करना ऐसे इन्वायरमेंट में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जो कह सकते हैं पावर है इसमें हमें 10% का ड्रॉप तक देखने को मिल सकता है। और कॉम्बैट सिचुएशन में ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। और इसीलिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो इंजन है इसको विशेष तौर पर इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, ताकि बिना परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ किए एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये इंजन अच्छे से परफॉर्म कर सके। और आपको पता ही है कि भारत की एक सीमा राजस्थान के डेजर्ट में है तो दूसरी सीमा लेह और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में है। और ऐसे में दोनों इलाकों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अलग हो जाती है और इन्हीं को ध्यान में रख करके जो नया इंजन है इसके विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल एमका का इंजन सिर्फ एमका की पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य के साथ नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर के पोटेंशियल ग्रोथ है इनको भी ध्यान में रखा गया है। और ये जो इंजन होगा इसका ड्राई थ्रस्ट कम से कम 75 किलोटन का होने वाला है और वेट थ्रस्ट 110 से लेकर के 130 किलोटन के बीच में हो सकता है, जो कि एमका को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रदान करेगा और एक एडिशनल जो स्ट्रेस है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें सुनने में जितना अच्छा लग रही है इनका डेवलपमेंट उतना ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि ऐसे इंजन को डिज़ाइन करना और इस प्रोग्राम को लेकर एक नए कोर को विकसित करना इसमें टाइम लगेगा, ताकि हम एक ऐसा इंजन विकसित कर सकें जो कि 75 न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और तकरीबन 110 से 120 न्यूटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। अब अगर हम बात करें प्रबल दावेदारों की, तो हमने पहले भी आपको बताया है कि इसमें सबसे बड़ा जो प्रबल दावेदार है ये सैफरान है और उसी के साथ जो बातचीत है वो फिलहाल चल रही है। हालांकि दो और कॉम्पिटिटर हैं जो इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, जिनमें है जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 की कोर पर आधारित एक इन्हेंस इंजन ऑफर किया है, जिसे F414 इन्हेंस परफॉर्मेंस इंजन कहा जाता है।
ये जो इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन है, इसको लेकर के ये क्लेम करते हैं कि ये 120 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है अगर इसे ट्यून किया जाए, और भारत अगर चाहे तो वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि हम लोग F414 का निर्माण तो भारत में कर ही रहे हैं, और ऐसे में भारत को ये ऑफर भी दिया जाएगा कि भारत इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन की तरफ जाए, ताकि ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और भारत को सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने में कोई दिक्कत भी ना हो। हालांकि उम्मीदें कम है कि भारत इनकी तरफ जाएगा, क्योंकि हम सब F414 के केस में देख चुके हैं कि भले ही ये इंजन 80% TOT के साथ भारत में बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत को ना तो इन इंजन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलने वाला है और ना ही एक्सपोर्ट राइट मिलने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि कल को अगर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कोई कस्टमर मिलता है, या तेजस मार्क 2 जिसमें संभावित है कि आगे चल के इंजन स्वैपिंग देखने को मिलेगी, तो इनको अगर कोई एक्सपोर्ट कस्टमर मिलता है तो पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अमेरिका परमिशन देता है तो उसके बाद ही हम इन इंजन्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये तो दूर की बात है, मान लीजिए कल को हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ी या अपग्रेड करना पड़ा, तो उसके लिए भी हमें पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और तभी हम ये अपग्रेड प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शन के साथ बहुत मुश्किल है कि भारत आगे जाएगा। दूसरा ऑप्शन बचता है रोल्स रॉयस का। रोल्स रॉयस ने यह कहा है कि वो 1 दशक के अंतर्गत जो इंजन है वो बना के तैयार कर देंगे, जो कि एक नए कोर पर आधारित होगा। ये पुराने EJ200 पर आधारित नहीं होगा, और इसके लिए बाकायदा वो फ्लाइंग टेस्ट बेड भी भारत लेकर के आएंगे, जो कि हो सकता है बोइंग 747 हो, और इससे जो इंजन है वो टेस्ट भी किया जाएगा। वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में ये जो इंजन है वो बना के तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, IPR राइट्स पे मिलेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे मिलेंगे, और इसके अलावा एक्सपोर्ट राइट भी भारत के पास होंगे। इंजन निर्माण के बाद भारत जैसा चाहे मॉडिफिकेशन कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। रोल्स रॉयस को इसमें कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑफर जो है वो है सैफरान का, जहां पर सैफरान ऑलरेडी इंजन MRO फैसिलिटी को ऑपरेशनल करने वाला है, जहां पर राफेल के इंजन की जो MRO वर्क है ये शुरू की जाएंगी। और उनका कहना है कि भारत के साथ जो इंजन विकसित किया जाएगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनको हर प्रकार का सपोर्ट भारत में मिलेगा, पूरी की पूरी फैसिलिटी भारत में होगी, और फ्रांस ऑलरेडी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाला है, और इसके लिए राफेल फाइटर्स को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा। और जब तक इंजन सर्टिफिकेशन पूरा हो नहीं जाता, पूरी जिम्मेदारी फ्रांस की होने वाली है। पहले ये माना गया था कि M88 पर आधारित ये इंजन होगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि एक नए कोर के साथ नेक्स्ट जनरेशन इंजन विकसित किया जाएगा, जो कि AMCA के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में पुराने इंजन शायद हमें देखने को ना मिले। बड़ी बात यह है कि तेजस में हमें, तेजस मार्क 2 में भी हमें मॉडुलर डिजाइन इंजन बे देखने को मिलेगी, और टेडबीएफ जैसे जो प्रोग्राम है इनमें भी इंजन स्वैपिंग के ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा फ्रांस ने खुद ये बात मानी है कि भारत अगर चाहेगा तो इन एडवांस्ड इंजन को राफेल फाइटर में भी एज एन अपग्रेड इस्तेमाल कर सकता है। तो देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।